के सबूत साबित करिए, मैं आपके साथ खड़ी हूं, साबित करिए। आप बदनाम करने वाले थे, सत्ता हासिल करने वाले थे, और ये सारी चीजें जब मैं अंदर में बीजेपी के नेताओं के साथ, संघ के नेताओं के साथ, अरविंद केजरीवाल, इन सबकी मुलाकातों को देखा तो मैंने अंदर से इनकी हकीकत जाना। आम आदमी पार्टी 10 साल में दिल्ली में खत्म हो गई है। कोर्ट में ये कहते हुए कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ कॉमनवेल्थ के आरोप साबित नहीं हो पा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत भाजपा और आम आदमी पार्टी की सत्ताधारी पार्टियां नहीं दे पाई, इस मामले को खत्म कर देना चाहिए और क्लीन चिट दे देना। मैं अभी आपको सुनाती हूं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है, आतिशी मरलीना 18,000 मकान नहीं दिल्ली में, 50,000 मकान बनकर 10-12 साल पहले तैयार थे जो तुमने नहीं दिए। तो ये तो बात साफ ही होगी कि ये 10-12 साल पहले किसकी सरकार थी, कौन मकान बनाकर देकर गया? वो कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित जी थी। बुलडोजर चलाने में तो समय नहीं लगा, कर लेती मरम्मत, कर लेती रिपेयर, दे देती चाबी, फिर बुलडोजर चलाती। सत्ता में वापस लाएगी और ये दिल्ली की जनता एक बार फिर कांग्रेस की तरफ देखेगी। कांग्रेस आपको पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी करती हुई, हर एक का हक अधिकार से लौटाती हुई आपको दिखेगी। चुनाव के समय ही क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि देखिए लगातार मुझे लगता है कि मिश्रा जी के बाद वहाँ पे लालू यादव, विधानसभा का अब चुनाव आया तो राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सबने फैसला किया हम अपने दम पर वापस दिल्ली में लड़ाई को लड़ेंगे, दिल्ली वालों की, और आएंगे। और हमने विधानसभा अपने जब दम पर लड़ा तो वही आम आदमी पार्टी औंधे मुंह आकर गिर के दिल्ली से अब बाहर हो गई। और पंजाब में अरविंद केजरीवाल अपने सत्ता के रास्ते, अपनी कुर्सी, अपने बंगले, अपनी सुख सुविधा जिसकी उनको आदत हो चुकी है, उसकी तलाश में पंजाब चले गए हैं। और अब दिल्ली, हमें मालूम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम दिल्ली को संभालेंगे और 30 में दिल्ली में कांग्रेस वापस करेगी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली के विधानसभा तक और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा जो तेजी से चमका है वो है अलका लांबा। इन दिनों लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी, और वो लगातार बिहार से लेके पंजाब तक सारी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या आप पार्टी हो या देश की बात हो, विदेश की बात हो, सब पर स्टैंड ले रही हैं, सब पर बातें कर रही हैं और सबको, देश को बता रही हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अभी पिछले दिनों आपदा पार्टी कहा पंजाब में आप पार्टी को, लेकिन आप उसी के साथ जुड़ी रही। कांग्रेस का एक बड़ा साथ था आपके साथ, उसके बाद आप पार्टी में गई और फिर आप कांग्रेस में वापसी की आपने। क्या है ये आपदा पार्टी और क्यों ये अचानक से आपदा पार्टी बन गई आपके लिए? देखिए, 1995 आज से ठीक 30 साल पहले जब मैं 18-19 वर्ष की थी, दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला चुनाव लड़ा, जीता, और आज उसको 2025 में 30 साल होने वाले हैं। तो मेरा राजनीतिक सफर 30 सालों का रहा है, छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक। और इन 30 सालों में मैंने 25 साल अपनी जिंदगी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी विचारधारा को दिए हैं। 5 साल ऐसे थे बीच में जहां पर देश में अन्ना आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ और मैं उस आंदोलन में जुड़ी थी। उस आंदोलन में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, भ्रष्टाचार के 2G 3G कॉमनवेल्थ गेम्स, और सबूत दिखाए जा रहे थे। मुझे लगा अगर आपके सबूत साबित करिए, मैं आपके साथ खड़ी हूं, साबित करिए आप। और मैं वहां आंदोलन में हिस्सा बनी। लेकिन दुख चिंता ये हुई कि जब मैंने उस पार्टी पर विश्वास किया, उसकी सदस्यता ली, उससे जुड़ गई और विधायक हो गई, लेकिन 5 साल में मैंने देखा कि वो सारे आरोप झूठे थे, बदनाम करने वाले थे, सत्ता हासिल करने वाले थे। और ये सारी चीजें जब मैं अंदर में बीजेपी के नेताओं के साथ, संघ के नेताओं के साथ, अरविंद केजरीवाल, इन सबकी मुलाकातों को देखा तो मैंने अंदर से इनकी हकीकत जाना। फिर मुझे लगा कि मैं सिर्फ राजनीति दिल्ली के लिए, सत्ता पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये दिल्ली मेरी है, मैं पैदा हुई हूँ, मैं पली बड़ी हूँ, तो दिल्ली के साथ धोखा हुआ है। सो मैं अपनी विचारधारा अपनी पार्टी में कब लौटी? जब मैं विधायक थी, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और सत्ता थी। मैंने विधायकी छोड़ी, सरकार सत्ता छोड़ी, भाजपा में नहीं गई, अपनी कांग्रेस, अपनी विचारधारा जो जीरो पर दिल्ली में खड़ी थी उसमें लौट कर वापिस उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। तो 5 साल का वो सफर था, अनुभव रहे, विधायक के तौर पर रहे, कैसे काम होते हैं, चांदनी चौक का जो बदलना था, जो बदलाव लाने थे, वहां के लोगों की मदद से वो मैं सब कर पाई। पर आम आदमी पार्टी 10 साल में दिल्ली में खत्म हो गई है।
शीला जी 15 साल राज किया, दिल्ली को बनाया उन्होंने, हरी भरी दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, फ्लाईओवर्स वाली दिल्ली और लाडली बेटी योजनाएं, किस तरीके से शीला जी ने इस दिल्ली को बनाया। और शीला दीक्षित जी को कॉमनवेल्थ गेम्स पे बदनाम करने वाली बीजेपी और आम आदमी थी। आज उसी दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कोर्ट में, ये कहते हुए कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ कॉमनवेल्थ के आरोप साबित नहीं हो पा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत भाजपा और आम आदमी पार्टी की सत्ताधारी पार्टियां नहीं दे पा रही, इस मामले को खत्म कर देना चाहिए और क्लीन चिट दे दे। और वो हो गया। तो ये तो धोखा हुआ ना। माफी मांगनी चाहिए शीला दीक्षित जी से। और मैं बिल्कुल जब आम आदमी पार्टी में थी, विधायक थी, 19 में मैं वापस पार्टी में आ गई थी अपनी विधायकी से छोड़कर, और मैंने शीला जी से सबसे पहले जाकर माफी मांगी और इस बात पे गर्व किया कि आप पे आरोप लगे, पर एक भी आरोप आप आपके रहते हुए साबित नहीं कर पा रहे। आज वो दुनिया में नहीं है ना। और आज दिल्ली की हालत आप देखिए, 10 साल में निपट गई आम आदमी पार्टी। लेकिन मेरा एक सवाल और आता है, जब दिल्ली की बात आती है, अभी विधानसभा चुनाव अभी निपटे हैं और आपने बड़ी प्यारी फोटो भी लगाई जब रेखा गुप्ता सीएम पद का शपथ ले रही थी। आप जब ये जान गई कि शीला दीक्षित पे आरोप गलत लगाए गए थे, वो 22 AC वाला आरोप गलत था, वो कलमाड़ी वाला आरोप गलत था, वो भ्रष्टाचार का आरोप गलत था, तो कांग्रेस उस मतलब अगर आज भी दिल्ली के विकास की बात होती है तो शीला दीक्षित की बात होती है। बिल्कुल। आप लोग वो मोशन को क्यों नहीं आगे ले पाए कि कांग्रेस एक पार्टी बनके फिर से दिल्ली पे शासन कर पाए, और या तो सेकंड नंबर पे ही आ पाए अगर फर्स्ट नहीं आ पा रही है तो? देखिए 1993 में पहला विधानसभा का चुनाव होता है, भाजपा को पूरा बहुमत और 5 साल मिलते हैं। 5 सालों में वो सरकार नहीं चला पाए और 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। पहले आए साहब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी और सुषमा स्वराज जी, और 22 साल के लिए भाजपा दिल्ली से बाहर हो जाती है, राइट। उसके बाद हमें मिले कितने, 15 साल। हमने 15 साल दिल्ली को चलाया और बनाया शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में। उसके बाद एक आंदोलन हुआ, छलावा हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है सरकार के खिलाफ, लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। बदलाव के लिए उन्होंने एक नई पार्टी जो आई थी उस पर विश्वास करके शीला जी से सत्ता उनको सौंप दी। वो भी 10 साल में निपट गए। पहले वाले 5 साल में निपटे, ये 10 साल में निपटे, और हम 15 साल में जो आरोप थे वो भी आरोप साबित नहीं हो पाए। आज भाजपा को दोबारा मौका मिला है और हमें उठने का मौका मिला है, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया, जो हमारा वोट था, जो हमारी विचारधारा के लोग थे, वो आम आदमी पार्टी में चले गए और उसी से कांग्रेस का जो है ग्राफ गिरा। लेकिन अब वो वापस लौटेंगे, क्योंकि अब जिस तरह का आप देख रहे हैं दिल्ली में सबसे बड़ा क्या चल रहा है। शीला जी ने क्या किया था दिल्ली के अंदर, देखा कि 20 साल के बाद मेरी दिल्ली की आबादी कितनी होगी, उसकी जरूरतें कितनी होगी। वो इकलौती दिल्ली की आज तक की नेता हैं जिनके पास विजन था, दूरदर्शिता थी, और उनको लगता था अभी काम शुरू करना पड़ेगा। 20 साल बाद दिल्ली इतनी होगी, इतने घर, इतने मकान, इतने स्कूल, इतने अस्पताल चाहिए होंगे। वो शीला जी बात करती थी, क्योंकि मैंने शीला जी के साथ वो सब दौर में उनके साथ काम किया है। विधायक नहीं रही बट उनसे मिलती रहती थी, बात करती। और शीला जी ने गरीबों को मकान भी, कि अलका वो बताती थी कि पलायन हो रहा है, रोजगार की तलाश में देश दुनिया से लोग राजधानी दिल्ली आ रहे हैं और उनका हक है और उनके लिए भी मुझे व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान के वायदे के साथ आज कालका जी विधानसभा में मैं चुनाव लड़ती हूँ, मकान बनकर तैयार है जिसमें गरीबों को बसाया गया। आप शादीपुर के चली जाइए, कठपुतली कॉलोनी, आज वहां फ्लैट बने हैं। तो शीला जी ने गरीबों को उजाड़ा नहीं था, उन्हें मालूम था इतनी झुग्गी हैं, इतने गरीब हैं, आज मकान बनाऊंगी 10 साल बाद इतने मकान होंगे। और आज आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान मैं अभी आपको सुनाती हूं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है, आतिशी मरलिना 18,000 मकान नहीं दिल्ली में, 50,000 मकान बनकर 10-12 साल पहले तैयार थे जो तुमने नहीं दिए। तो ये तो बात साफ ही होगी कि ये 10-12 साल पहले किसकी सरकार थी, कौन मकान बनाकर देकर गया? वो कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित जी थी। 18 नहीं 50,000 मकान बनकर तैयार थे, आपको सिर्फ चाबियां देनी थी। और आज ये कहते हैं 10 साल में केजरीवाल की सरकार ने नहीं दिए, जो उनकी विफलता है कि आज उनके घर पे बुलडोजर चल गया है और मकान की चाबी उनके पास नहीं है। रेखा ये कह रही हैं कि वो 50,000 मकान समय पर दिए नहीं, वो जर्जर हो गए हैं, हम उनकी रिपेयर करेंगे, रिपेयर के लिए फंड चाहिए और उसमें समय लगेगा। यानी कि बुलडोजर चलाने में तो समय नहीं लगा, कर लेती मरम्मत, कर लेती रिपेयर, दे देती चाबी, फिर बुलडोजर चलाती। तो ये सोच कभी शीला दीक्षित कांग्रेस में नहीं थी और यही सोच हमें सत्ता में वापस लाएगी और ये दिल्ली की जनता एक बार फिर कांग्रेस की तरफ देखेगी। और मैं भी आपको वायदा कर रही हूँ
29 में लोकसभा और 30 में फिर विधानसभा आएगा और कांग्रेस आपको पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी करती हुई, हर एक का हक अधिकार से लौटाती हुई आपको दिखेगी। तो क्या लोकसभा के लिए भी सोचे कि लोकसभा में भी कांग्रेस की वापसी हो जाएगी? होगी। आपको याद है हमारे 2 टर्म में सातों के सातों सांसद किसके थे? जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जब चली, तो हमारे सातों के सातों सांसद भाजपा के सातों को हराकर 2 बार जीते सातों। उसके बाद आम आदमी पार्टी आती है, वोटों का डिवीजन होता है और बीजेपी के सातों जीतते हैं, फिर बीजेपी के सातों। इस बार हमने गठबंधन करके देख लिया तो वो हमें महंगा पड़ गया। लोगों के में बहुत गुस्सा था आम आदमी पार्टी की 10 साल की भ्रष्ट सरकार को लेकर और उन्होंने कहा आपने गलत किया है। और हम गठबंधन में सातों सीटें थी, हम तो चलो हमारा एक भी विधायक एक भी पार्षद नहीं था, हम अपनी 3 हारे। केजरीवाल अपनी 4 क्यों हार गया? पार्षद तुम्हारे, विधायक तुम्हारी, सरकार तुम्हारी थी, है ना, तुम क्यों हार गए? यानी कि लोगों के दिल से वो उतर चुके थे, हमें बात समझ आ गई। और हमने जब विधानसभा का अब चुनाव आया तो राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सबने फैसला किया हम अपने दम पर वापस दिल्ली में लड़ाई को लड़ेंगे, दिल्ली वालों की और आएंगे। और हमने विधानसभा अपने जब दम पर लड़ा तो वही आम आदमी पार्टी औंधे मुंह आकर गिर के दिल्ली से अब बाहर हो गई और पंजाब में अरविंद केजरीवाल अपने सत्ता के रास्ते, अपनी कुर्सी, अपने बंगले, अपनी सुख सुविधा जिसकी उनको आदत हो चुकी है उसकी तलाश में पंजाब चले गए हैं। और अब दिल्ली, हमें मालूम है हमारी जिम्मेदारी है, हम दिल्ली को संभालेंगे और 30 में दिल्ली में कांग्रेस वापस करेगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि दिल्ली में जब आपने कांग्रेस ने आपका समर्थन नहीं किया तो दिल्ली में आप पार्टी औंधे मुँह गिरी। हाँ लेकिन हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में कांग्रेस मतलब सभी के अनुमान थे, चाहे वो अपना अनुमान लगा रही कंपनियां हों या फिर नेता ने अपना जो रिसर्च करवाया था उनका पूरा था कि भाई इस बार हरियाणा में कांग्रेस आने जा रही है। वहाँ क्या हुआ और क्या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा कांग्रेस? नहीं, मैं हरियाणा की आपको स्थिति बताती हूँ। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए, 10 की 10 सीटें भाजपा के पास थी। हमने नो पर लड़ने का फैसला किया और एक कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी को दे दी। हम 9 में से 5 जीत गए। कांग्रेस जीतती है 5 सीटें, सीधा बीजेपी से 5 सीटें खींची और आम आदमी पार्टी को जो एक कुरुक्षेत्र दी थी वो हार जाते हैं। तो समझ आ गया कि ये जीतना ही नहीं चाहते थे और हमने अपनी एक सीट का, लोकसभा का, कुरुक्षेत्र का नुकसान कर लिया। फिर आता है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में जनता का संदेश साफ था कि आपको इनके साथ नहीं लड़ना चाहिए। कुरुक्षेत्र हारने के बाद हमने कहा हम अपने दम पर आगे जाएंगे और हम अपने दम पर आगे गए और हमने अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं कि हम सिंगल डिजिट में निपट गए, बट हाँ हमें विश्वास था हम सरकार बनाएंगे। वो सरकार कहाँ नहीं बनी, उसके एक नहीं अनेकों कारण थे जो सामने आए, जिसमें संगठन को ताकत देने का भी एक काम था, जिसमें हमने काम तुरंत शुरू किया। श्री राहुल गांधी जी ने पूरे हरियाणा में ऑल इंडिया से ऑब्जर्वर भेज दिए। खुद राहुल गांधी जी हरियाणा के प्रदेश चंडीगढ़ ऑफिस में बैठते हैं और अभी बैठक करके आए। हमें मालूम है कि बहुत से कारणों में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को ताकत देना, उन्हें मान सम्मान देना, उनकी जगह देना, वो जरूरी है, जिस पे काम हमने शुरू कर दिया है। और भी बहुत से कारण थे जिसपे मुझे लगता है पार्टी पूरी तरह से गंभीरता से है। एक लीडरशिप बदलाव हर जगह होना है, उस पर भी बदलाव चल रहा है। नई पीढ़ी, नए लोग, हर समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि राहुल गांधी जी जाति जनगणना की, संविधान के अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो संगठन में भी महिलाओं को, युवाओं को, हर एक को उचित स्थान मिले, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और समय बदलेगा। और बिहार चुनाव आने वाले हैं और आप लगातार बिहार में बहुत एक्टिव हैं। कल परसों भी आपने एक कॉन्फ्रेंस की बिहार को लेके। क्या कांग्रेस अब महिलाओं को बिहार में टारगेट कर रही है? क्योंकि पिछले 2 चुनाव में ये देखा गया है कि महिलाएं जो हैं बहुत तेज़ी से बिहार की आगे आ रही हैं और यही वजह है कि अलका लांबा बिहार में लगातार जा रही हैं और वहाँ पे रिसर्च वगैरह कर रही हैं। मैं आपको एक बात साफ करूं, मैं महिला और 18 साल की कॉलेज की में थी और मैं राजनीति में आई और मैंने 18 साल की उम्र में क्या महसूस करती हैं लड़कियां, 20-30 साल की उम्र, 30 से 40 साल की उम्र, इस सब में मैंने उसको देखा है महिलाएं क्या अनुभव करती हैं और आज मैं उसी महिलाओं की राष्ट्रीय देश की अध्यक्ष हूँ। मेरी पार्टी ने हमेशा चुनाव मद्देनजर नहीं, घरेलू हिंसा कानून, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी 2005 में, घरेलू हिंसा को सारे पति ने हाथ उठा दिया, क्या हुआ, घर की बात है, खत्म करो, पर नहीं खत्म नहीं होगी,
उस महिला का मान सम्मान है, ये घरेलू हिंसा कानून लाए, दहेज हत्या कानून लाए, गर्भ अपना कन्या भ्रूण हत्याएं लाए, निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बेटियों में भी हम लोगों ने सख्त से सख्त फांसी के कानून लेकर आए। इवन की जो रेपिस्ट था उसने फायदा मिला निर्भया में कि उसकी उम्र 18 नहीं थी, उसको 16 किया। और आप पंचायती राज में अगर बात करेंगे, राजीव गांधी जी 33% महिला आरक्षण पंचायतों में, नगर निगमों में देकर गए, जिसकी वजह से आज 15 लाख महिलाएं पंच, सरपंच, मेयर हैं। तो ये चुनाव को देखकर नहीं करती है ये पार्टी, ये आदि आबादी के हक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में है उसके लिए निरंतर सरकार है, नहीं चुनाव है, नहीं एक पार्टी है जो 140 साल पूरे कर चुके पार्टी जो है, आज़ादी से पहले की पार्टी, आज़ादी के आंदोलन की पार्टी। उसके बाद भी आज हमारी 3 राज्यों में अपनी सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, पर हमारा ये सफर जारी है। बिहार की आप बात करेंगे, हमने महिलाओं को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन ये राजनीतिक दलों ने महिलाओं को ध्यान में रखकर धोखा देना शुरू किया, लालच दिया। मोदी की गारंटी 500 का सिलेंडर, मोदी की गारंटी बेटी बचाएंगे, न्याय दिलाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे। इवन आपका आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन के लिए हमारी सेना की महिला ऑफिसर्स को लड़ना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मिलता है। आपकी खेल में हमारी पहलवान बेटियां विनेश फोगाट और सबको दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती है भाजपा के सांसद के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है। सो मैं फिर कह रही हूँ, हमने हमेशा लड़ा है, लेकिन आज बिल्कुल चुनौती है कि बिहार में जो महिलाएं हैं और महिलाओं की तरफ अगर फोकस जा रहा है, तो हमारी भी कोशिश है कि इन महिलाओं को आर्थिक, जो बात किसने की, मेरे नेता राहुल गांधी ने की, किसी ने यह बात नहीं की। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उस न्याय यात्रा में नारी न्याय के ऊपर फोकस, और नारी न्याय में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नारी न्याय पर बात हुई। और उसी के तहत हमने घोषणा की कि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम तेलंगाना, कर्नाटका कांग्रेस सरकार की तर्ज पर महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देंगे। और हमने तय किया माई बहन योजना जो बिहार में लॉन्च की है, 2,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख को हम महिलाओं को देंगे। और वो 2,500 रुपया अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, काम और कमाई शुरू करेंगे। और उसका हमने प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने बिहार में शुरू कर दिया है। वो प्रोजेक्ट हमारा प्रियदर्शनी उड़ान क्या है, आप मानेंगे नहीं कि मैं बिहार लगातार, आपने कहा, गई और मैं रूरल में गई और बेटियों से मिली, महिलाओं से मिली, और मुझे बहुत चिंता हुई। 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पर इतनी गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। और महामारी में जब पीरियड आते हैं और कपड़ा इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं, उसे धोती हैं, उसे सुखाती हैं और उसे फिर महीने के बाद उसी को इस्तेमाल करती हैं। क्यों? गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। वैशाली में आज आप जाएंगी या बेगूसराय, दोनों जगह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के आदेश पे सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगा दी, बना रही है। मेरी दोनों जगह महिलाओं को काम दिया, फ्री मशीन दी, प्रशिक्षण दिया, रॉ मटेरियल दिया। आज हमारी दोनों जिलों में महिलाएं महिला कांग्रेस की प्रियदर्शनी उड़ान के तहत काम मिला है, कमाई मिल रही है। हजारों पैड 19 जून को राहुल जी के जन्मदिन पर हमने उन्हीं बेटियों, उन्हीं महिलाओं को दिया जो कपड़ा इस्तेमाल कर रही थी। और बिहार में हमारे अपने प्रयासों से 25,000 महिला और बेटियों को हमने अपने पहले चरण में कपड़ा मुक्त कर दिया है। सबको हमने सैनिटरी पैड अपनी खुद की बहनों की द्वारा बनाई गई मशीनों में बेचे नहीं हैं, बांटे हैं, और वो कपड़ा मुक्त हुई हैं। और हमारा लक्ष्य है कि बिहार और देश के दूसरे राज्यों में भी जहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, जागरूकता नहीं है, वहाँ हम ये जागरूकता लाएं और इस गंभीर जो बीमारियों का शिकार हो रही है इस गंदगी की वजह से, अनहाइजीन तरीकों का इस्तेमाल करके कपड़ा हम उन्हें मुक्त करें, और ये हम कर रहे हैं। वैशाली की आपने बात की, मैं वैशाली से आती हूँ। और जहाँ तक कि गरीबी की बात है, ये तो आपने ये सारी योजनाएं, मतलब ये पर्सनल मेरा एक सवाल है, हमेशा ही ये सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय ही क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि देखिए लगातार मुझे लगता है कि मिश्रा जी के बाद वहाँ पे लालू यादव है और राबड़ी देवी की सरकार है, फिर नीतीश जी की सरकार है, लगातार बने हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब के बिहार में और अभी के बिहार में काफ़ी फ़र्क है। नीतीश जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन और आप इस पे क्या कहती हैं? क्योंकि वैशाली ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो बहुत पिछड़े में। देखिए, आप कह रही हैं बारी बारी एक सवाल, चुनाव आता है तब भी क्यों?
अब हम क्या करें, मीडिया अगर चुनाव में ही वहां जाकर कैमरे गाड़ लेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार जा रहे हैं, है ना, इसलिए मीडिया भी पहुंच जाता है और हम भी दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ना जाए, मीडिया ना जाए, तो हम वहां दिखेंगे ही नहीं आपको, जबकि हम वही हैं, हम वही हैं, है ना। अब बात आती है नीतीश जी की। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगी, उन्होंने कुछ किया लेकिन सब कुछ नहीं किया। आज बिहार में 1,40,00,000 आजीविका दीदियां हैं, 1,40,00,000 जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर हैं, मिड डे मील बनाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, 1,40,00,000 है। कल की सच्चाई है, देखिएगा और दिखाइएगा अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस चुनावी राज्य में दूसरी बार अभी गए, सिवान गए, और उनकी रैली के लिए हमारी आजीविका दीदियों को, आंगनवाड़ियों को जबरन कहा यूनिफॉर्म में नहीं, अपने घर के कपड़ों में बसों में बैठी है, प्रधानमंत्री जी की रैली में जाना है। महिलाएं कह रही हैं हम नहीं जाना चाहते, हमें जबरन ले जाया जा रहा है, नहीं जाएंगे तो हमारे आंगनवाड़ी सेविका इनका सब जो है मानदेय नहीं मिलेगा या हो जाएगा, हम नहीं जाना चाहते, हमें जबरन ले जाया जा रहा है। तो ये कामयाबी है आपकी। और प्रधानमंत्री जी के पास क्यों नहीं उनकी रैली में जाना चाहते, तो वो हमारी आंगनवाड़ी सेविका बता रही है कि हमें जो मानदेय मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सरकारी पहचान और पत्र मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। नौकरी तो है पर सम्मान नहीं, नौकरी तो है पर उचित मानदेय नहीं है। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं उन महिलाओं की, जिसे कांग्रेस वायदा कर रही है कि हम सरकार में आएंगे, जो आप आज मांग कर रही है सरकार से कि उचित मानदेय मिलना चाहिए, सरकारी पक्की आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उसका हक है 1,40,00,000 महिलाओं का। आप कह रहे हैं नशा मुक्त कर दिया है, आपने उस घर में आदमी की कह रहे हैं हमने शराब की बिक्री बंद हुई तो वो शराब नहीं ले रहा, ये आपकी गलतफहमी है। वो गुजरात हो ड्राई स्टेट, बापू गांधी का जिसे कहते हैं, या बिहार हो, वहां पर अवैध तरीके से नशा और शराब पहुंच रही है। किस तरीकों से पहुंच रही है वो अपने बहुत बार सामने आता है। तो ये ब्लैक तरीके से जो है माफिया वहां काम कर रहा है। और वो महिलाएं कह रही है मेरे आदमी के हाथ से शराब की बोतल आपने ले ली है, लेकिन रोजगार देना भूल गए उसके हाथ में। पहले में उसकी शराब से मेरा घर बर्बाद होता था, अब उसके हाथ में शराब नहीं है पर उसके हाथ में रोजगार भी नहीं है, अब भी मैं बर्बाद हो रही हूं। तो कांग्रेस अब किस पे काम करेगी, एक कदम आगे जाकर उस खाली हाथों में, जिनके हाथ में डिग्री, आपने देखा 19 तारीख को राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने एक रोजगार मेला लगाया। हजारों युवा भारत की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा में एकत्रित हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से सरकारों को और उनके दावों को बेनकाब करना भी था, जो कहते हैं देश में गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, एक मेले में देखो। और अभी हम पटना के, अगर हम जो हमारा गांधी मैदान में आप सोचिए, अगर बेरोजगारी मेला लगा दिया तो जितने लोग मोदी जी की रैली में नहीं आए नीतीश जी की, उससे कई गुना गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे और वहीं बेनकाब होगी ये सरकार। अच्छा, एक जोड़ी राहुल और तेजस्वी की बहुत पॉपुलर हो रही है, तो क्या इस चुनाव में महागठबंधन के साथ रहेंगे या धीरे धीरे आपको लगता है कि तेजस्वी कांग्रेस के साथ रहेंगे, या दिल्ली वाला हाल वहां पे भी होने वाला है? नहीं, दिल्ली वाला हाल क्या है, दिल्ली वाले केजरीवाल का कोई इतिहास नहीं था। जी। वो शीला दीक्षित जी को बदनाम करके, झूठ बोल के भाजपा के साथ मिलकर सत्ता लेकर आए और आज बाहर हो गए हैं। लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी ने कभी भी, उसकी पार्टी ने, आरजेडी ने भाजपा और उसकी विचारधारा से कभी समझौता आज तक नहीं किया। अगर कोई भाजपा की विचारधारा से लड़ रहा है तो उसका नाम या तो राहुल गांधी जी कांग्रेस है, और या फिर लालू प्रसाद यादव जी और आरजेडी है। वो कभी नहीं झुके हैं और आज भी वो लड़ रहे हैं और हम उनके साथ इंडिया अलायंस में ताकत बन गए। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, देश के नेता हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। वहीं तेजस्वी यादव जी आरजेडी की नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनका पार्टी बिहार में उनमें अपना भविष्य देख रही है। स्वाभाविक तौर पर हमारे इंडिया अलायंस के वो चेहरा भी हैं वहां पर, जिनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस एक साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब आप लोगों ने मान लिया है कि अगर आप दोनों जुड़ के लड़ते हैं? नहीं, मान नहीं लिया, हम हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मानने की बात ही नहीं, हम हैं, लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं, हमारी घोषणाएं हो रही हैं और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर से 25 में बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत उसके लिए मैं अभी से शुभकामनाएं आप लोग को देती हूँ। लेकिन आपके लिए अक्सर आरोप लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती हैं। क्या आप जानबूझकर विरोधियों को उकसाने के लिए ऐसा करती हैं, या फिर ये आपकी कोई स्ट्रेटेजी है? मेरा एक बयान दिखाइए जहां पर मैंने उकसाया हो और लोग उकसाने पर आ गए हों।
है ना। तो उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत लोग हमें गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं, महिलाएं हैं जिस तरह के, हम तो किसी के उकसाए में नहीं, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो ब्लॉक मारते हैं कि आपका स्तर हमारा स्तर आपके स्तर पे नहीं आ सकते, ब्लॉक करते हैं और हमारा जो लक्ष्य है उसकी तरफ अपना समय बर्बाद किए बिना हम बढ़ रहे हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्यों उकसाए में आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनकी जो नब्ज है, हाँ, उसको हमने दबा दिया है। आपकी जो विचारधारा है इस देश को बांटने की, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आरएसएस तार तार कर देना चाहती है। जातिगत जनगणना इस देश में क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अब तो मान गए हैं। नहीं, क्या माने? आपने उनका नोटिफिकेशन देखा भारत सरकार का? कास्टवर्ड है, हाँ या ना बता दीजिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस विवाद कर रही है। हम क्यों विवाद नहीं करेंगे? आपने जनगणना नहीं, आपने कैबिनेट में फैसला किया है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के दबाव में। आप तो जनगणना कराना ही नहीं चाह रहे थे। जाति जनगणना तो बहुत दूर की बात है। 2011 में कांग्रेस के समय पे हुई थी जाति जनगणना, उसके बाद 2021 में होनी थी। 21 में बीजेपी सरकार में थी, क्यों नहीं कराई आपने 21 में जनगणना? जवाब दीजिए देश को। आपने 21 में नहीं कराई, 22, 23, 24 में नहीं कराई। आप 25 में कांग्रेस के दबाव में आकर आप कैबिनेट में कहते हैं जनगणना होगी, लेकिन कब होगी? आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसमें जनगणना सेंसेक्स है, कास्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। आप इस जनगणना में 8 से 10 महीने और 8 से 10 हजार करोड़ लगने हैं। आपने, भाजपा की सरकार ने इस जाति जनगणना के लिए कितना सैंक्शन किया है? 500 करोड़। 500 करोड़ में जाति जनगणना नहीं होगी। 140 करोड़ के लोगों की 8,000 से 10,000 करोड़ है। फंड कहां है? तारीख कहां है? जब हमने तारीख बोली तो बताते हैं मार्च 2027 में होगी जनगणना। जो 21 में होनी थी वो 27 में होगी। आज अभी क्यों नहीं होगी? क्या चीज है आप छुपा रहे हैं? क्या चीज है जो आप लोगों का हक मारना चाहते हैं? इन्हें पता है अगर जाति जनगणना हो गई, इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी 90% आबादी इनकी है, लेकिन इन 90% आबादी का हक, अधिकार जो इस देश की संपत्ति संसाधनों पर है, वो मात्र 10% पूंजीपति मित्रों के पास में है। और बिल्कुल संविधान में लिखा है आर्थिक समानता। अगर इस देश में आर्थिक समानता नहीं है, तो अगर हम कहते हैं कि संविधान तार तार है, संविधान का अपमान है, संविधान को नहीं माना जा रहा, तो ये साबित हो रहा है ना। अगर आप एक ही जाति और धर्म और समुदाय को लेकर सब कुछ देंगे और बाकियों का हक मार लेंगे, तो ये संविधान के खिलाफ नहीं तो क्या है? अब जिस दिन पहलगांव में आतंकी हमला होता है, उसके बाद पता लगता है PMO में एक अर्जेंट बैठक है, मोहन भागवत जी को बुलाया जा रहा है ना। तो पता लगता है मोहन भागवत जी को पहलगांव से कोई लेन देन नहीं, पाकिस्तान आतंकी हमला कोई लेन देन नहीं। वो तो मोदी जी ने बताया था कि कल कैबिनेट की मीटिंग है, हम उसमें जो है कास्ट सेंसेक्स, जाति जनगणना, आरक्षण पे बात करने वाले, जिसके घोर विरोधी बीजेपी RSS नेता रहे हैं। तो ये तो उसके लिए मनाने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, घोषणा करना, लागू मत करना। अगले दिन मोदी जी कैबिनेट की मीटिंग में हमें लगा पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। पता लगता है कि बीच पहलगांव आतंकी हमले के बीच में कैबिनेट की मीटिंग में जाति जनगणना घोषणा हो जाती है ना, लेकिन लागू नहीं होगी और लागू नहीं हो रही है। महिला आरक्षण लंबा हमने, देश की इस आधी आबादी ने, जिन महिलाओं ने इस आंदोलन को लड़ा, आज वो दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन हम उनको सलाम करते हैं और उसका श्रेय उनको देते हैं। मोहिनी गिरी जी और बहुत सी ऐसी महिलाएं थी, रंजना कुमारी आज भी हैं, उन्होंने लड़ी। 20 साल के बाद हमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण कानून का बिल पास होता है और हमारे दबाव में होता है, हमारी सहमति और हमारी भागीदारी से होता है, यूपी की सोनिया गांधी जी के समर्थन से। लेकिन लागू क्यों नहीं कर रहे आप? बिल पास है लेकिन लागू नहीं होगा। थाली में खाना है, भूखे हैं आप, लेकिन खाने नहीं देंगे। बस थैंक यू मोदी जी को कि मैं भूखा हूं, मेरे सामने खाना रख दिया, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, पर मैं भूखा हूं, मैं खा नहीं पाऊंगा। यानी कि महिलाओं को आरक्षण। बिहार चुनाव आ रहा है, जुलाई में विधानसभा सत्र, लोकसभा का सत्र है। अगर आपकी नीयत साफ है, इस जुलाई के लोकसभा में अनाउंस कर दीजिए कि बिहार का विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण पे होगा, आपकी नीयत साफ हो जाएगी। या ना जाति जनगणना को लागू करेंगे, ना आरक्षण देंगे जिसका जितना हक इस देश की संपत्ति, और ना ये महिला। ये सिर्फ जुमलेबाजी में विश्वास करते हैं। काला धन, काला धन, कल से हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, विदेशों के में 3 गुना हो गया इन 10 सालों में, 3 गुना हो गया है काला धन। हम पर आरोप लगाते थे 11 साल पहले, मोदी जी का वीडियो निकालिएगा, इस देश के नेताओं ने लूट कर, कांग्रेस के नेताओं ने लूट कर इस देश का खजाना, स्विस बैंक, काला धन, मैं आऊंगा वापस लाऊंगा, आ गया।
ये नेता जेल में जाएंगे। वो नेता कौन सा, नाम बताइए, जो काले धन पकड़े जाने में जेल में, नाम बताइए। मोदी जी चुनौती दे रही है, कांग्रेस पूछ रही है आपसे कि 10 साल 11 साल देश ने आपको दे दिया, हमने भी दिए, हम पर आरोप लगाए, हमारे एक नेता का नाम बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं कितना काला धन आया बताइए। और आपने कहा था 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएगा अगर मैं काला धन ले आया। तो ना काला धन आया, ना 15 लाख आया, ना कोई कांग्रेस के नेता जिसको बदनाम कर रहे थे एक नहीं। और आज स्विस बैंक में यही काला धन 3 गुना बढ़ गया। और आज हम दोबारा पूछते हैं, मोदी जी बताइए वो 3 गुना धन तो आप लोग कोई अभियान किसका? चलाएंगे? देखिए अभियान में फिर कहूं, क्योंकि उन अभियान, लोगों ने अभियान चलाया था। आप अगर आप देखिए notice उस समय जब अभियान चलाया था ना, हमारी संवैधानिक संस्थाएं, आज हमारा डेलीगेशन गया हुआ उड़ीसा में, हमारी महिला सांसद हमारी एक सीनियर लीडर है दीपा दास मुंशी जी, उनके नेतृत्व में उड़ीसा में 1 साल से बीजेपी की सरकार है। कल मोदी जी अपना जुलूस निकलवा कर आए हैं वहां पर जश्न का। 38,000 बेटियों के साथ बलात्कार, और बीच पे अभी 2 दिन पहले बीच पे 11 दरिंदों की हिम्मत होगी कि उड़ीसा के एक बीच पे एक अपने दोस्त के साथ एक महिला जाती है और 11 बाइकर आकर उसे बीच के ऊपर उसका सामूहिक बलात्कार कर देते हैं। इतनी हिम्मत आती कैसे? और आप कहते हो अरे गिरफ्तार कर लिया, अरे एफआईआर दर्ज हो गई, मामला दर्ज हो गया, गिरफ्तार। शर्म आनी चाहिए, हिम्मत कैसे हो रही है? आपकी एफआईआर और आपकी गिरफ्तारी से क्या उस बच्ची के साथ, उस 20 साल की बेटी महिला के साथ जो हुआ है 11 दरिंदों ने, वो लौटा पाओगे उसको? सो अपराध नहीं रुक रहा है, लेकिन अपराध के नाम पर सीना ठोका जा रहा है। एफआईआर हो रही है और मामले दर्ज हो रहे हैं। फांसी कितनों को? निर्भया के बाद आपको मालूम है 1947 में देश आज़ाद हुआ है। उस आज़ाद देश में मैंने देखा 1947 से 2025 में बलात्कार और हत्याएं हुई, नाबालिगों की फांसी कितनी हुई? 5 फांसियां हैं आज़ादी से लेकर आज तक। और इन 5 फांसियों में 4 तो निर्भया वाले, 12 वाले ही हैं। ना उससे पहले ना आज। जब बलात्कार होंगे, नोचा जाएगा, हत्या कर दी जाएगी नाबालिग बेटियों को भी। मुजफ्फरपुर बिहार में 9 साल की दलित बेटी के साथ बलात्कार, चाकू से उसका सीना छीना गया। और उसके बाद बलात्कार तो हुआ, मौत कब हुई उसकी? जब वो पटना के अस्पताल में एम्बुलेंस में 4 घंटे तड़पती रही, तब उसका दम तोड़ा। तो बलात्कारी ने तो बलात्कार किया, पर सरकार और प्रशासन ने समय पर इलाज उसे ना देकर, हाथरस में दलित बेटी, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है, एम्स लाने में देरी कर दी, उसके यहां पर आकर उसने दम तोड़ा। रात को 2:30 बजे पेट्रोल डाल के हाथरस में उसके शव जलाया जा रहा है कि सुबह तक हंगामा ना हो जाए। क्यों हंगामा नहीं होना चाहिए था? सो इस देश में मैं बता रही हूं कि मैं 18 साल से 30 साल का ये सफर, मैंने इस देश का कोना कोना, अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो देश के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इन 36 राज्यों के एक साल में मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। निर्भया का जब कांड हुआ था तो पूरे देश भर में कैंडल मार्च से लेके विरोध प्रदर्शन हुए थे। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की कि हाँ, जो आप बिहार का मामला बता रही हैं वो भी बहुत जघन्य था, आप उड़ीसा का मामला बता रही हैं, उसको एक मिशन की तरह चलाने के लिए आपको लगता है कि आप लोग वो जो बस है उसको मिस कर जाते हैं? नहीं, मैं फिर उस कह तरह के मिशन नहीं विपक्ष इस समय पूरा अकेला पड़ा हुआ है। हमारे समय पर विपक्ष अकेला नहीं था। सारी एनजीओ, सारी संस्थाएं, बाबा रामदेव, पूर्व सेना के प्रमुख और आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर के कौन कौन वहां नहीं पहुंचे हुए थे? अन्ना जी को लेकर आरएसएस, पूरी मीडिया, पूरा। आज वो मीडिया कहां है? आज वो मीडिया कहां है? कौन सा चैनल दिखा रहा है? आप मुझे बताइए ना। आज संसद सत्र, हम बार बार कह रहे हैं देश पे इतने गंभीर हमले हो रहे हैं, संसद सत्र बुलाइए। कौन संसद सत्र बुला रहा है? ना सदन में सुनवाई हो रही है, ना मीडिया में कोई सुनवाई दे रहा है। अगर कोई आंदोलन सड़कों पर करने पर आता है तो उन पर ऐसे ऐसे मामले दर्ज कर दिए गए कि उनको जेलों में डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई हैं, जो हमारे एनजीओ और संस्थाएं आवाज उठाते भी थे। आपको मालूम है, पता है, उनका पता करिए वो कौन थे जो हमारे डिग्रियां हाथ में लेकर पढ़े लिखे पीएचडी बेरोजगार युवा गए थे ना पार्लियामेंट में। क्या किया था? एक रंग ही उन्होंने फेंका था। यूपीए उनमें जो है इतने तो सिक्योरिटी का दिक्कत भाई, वो बेरोजगार थे, उनका मुद्दा सिक्योरिटी नहीं था। सिक्योरिटी तब कहां थी जब नीचे तो आतंकी कूद गए थे। क्या कर लिया आपने? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पार्लियामेंट के अंदर आतंकी घुस गए थे, हाँ या नहीं? हाँ। और उन आतंकियों का नेता क्या नाम था उसको, जिसको कंधार में आप पाकिस्तान बाइज्जत छोड़कर आए हैं?
ये युवा, अब भगत सिंह के ऊपर आप कह दीजिए, ये तो भगत सिंह को मान रहे थे कि भगत सिंह ने अंग्रेजों को, हुकूमत को, तानाशाही को जगाने के लिए अंग्रेजों के टाइम पर संसद में भगत सिंह ने भी वही काम किया था, और ये भगत सिंह को ही मान रहे हैं कि अपनी ही संसद में बेरोजगारी की तरफ ध्यान खींचने के लिए युवाओं को ऐसा कुछ करना पड़ रहा, नहीं करना चाहिए था, मजबूर किया आपने। और वो अपनी कुर्बानी दे गए कि भगत सिंह ने भी कुर्बानी दी, हमारी भी कुर्बानी है, लेकिन बेरोजगारी की तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं, और आज वो जेल में बर्बाद कर दिया उन्होंने अपना भविष्य, 5 लोगों ने, शायद इस देश के 50 करोड़ युवाओं के लिए। ऑपरेशन सिंदूर होता है, पहलगाम वाला मामला हाँ होता जी। है, और उसके बाद कांग्रेस के डेलीगेशन में शशि थरूर को चुना जाता है, और उसके बाद कांग्रेस में उसको लेके विरोध भी होता है। नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं हुआ। भाजपा को शर्म आनी चाहिए, वो हर चीज में निचले स्तर की राजनीति करते हैं। आपने हमें पत्र लिखा कि आप हमें अपने नेताओं के नाम दीजिए जिन्हें हम डेलीगेशन में भेजेंगे, आपने हमसे नाम मांगे, हमने आपको नाम दे दिए। उन नामों को आप तक पहुंचने तक आपने अपने आप ही तय कर लिया कि कौन से पार्टी का कौन। इन पार्टी और इन नेताओं को तो आप भ्रष्ट, करप्ट, और डॉक्टर शशि थरूर जी के पर कितने निजी हमले देश के प्रधानमंत्री ने किए। पहले तो माफी मांग लीजिए आप डॉक्टर शशि थरूर जी को कि उनकी निजी जिंदगी पर सार्वजनिक तौर पर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए कह रहे थे। थोड़ी भी शर्म होती, पहले माफी मांगते, फिर उन्हें उनका नाम आप जोड़ते और भेजते उन्हें। और आज वही डॉक्टर शशि थरूर राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी के वो बयानों को भूलकर देश की बात करने जाते हैं। हमें गर्व है, हमारे भी नेता गए, नाम मांगे, हमारे और भी नेता गए, ऐसा नहीं डॉक्टर थरूर किसी का विरोध नहीं किया। पर ये निचले स्तर की राजनीति, ओवैसी को आप क्या क्या नहीं कहते थे, पाकिस्तान है, गद्दार है, ये ओवैसी से माफी मांगनी थी, फिर उसे भेजना था ना डेलीगेशन में। आप समझ रहे हैं। और क्या हुआ विदेशों में बताइए। आज भी ट्रंप कह रहा है सीज फायर, ट्रेड का लालच, डर दिखाकर उन्होंने कराया मोदी जी के नाम पर। ट्रंप का नाम सुनवा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए कि वो कह रहे हो ट्रंप झूठ बोलना बंद करो, मेरी देश मेरी जनता को गुमराह करना बंद करो, अगर तुम झूठ बोलते रहोगे मैं तुम्हारे से किसी भी तरह का कोई भी संवाद नहीं रखूंगा। वो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनके पास जाते हैं, बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, बिन बुलाए पाकिस्तान की ISI को बुलाते हैं पठानकोट एयरबेस में। तो ये सरकार, मैं सबसे कह रही हूँ, देश में सदी का सबसे बड़ा इस धोखा या चोट पहुंचाई होगी किसी सरकार ने, चाहे नोटबंदी कहें, चाहे तालेबंदी कहें, और चाहे इस तरह की राजनीति करके आज विदेश नीति आप कहें, रक्षा नीति बिल्कुल धरातल में चली गई और देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है अगर समय पर नहीं संभले तो। अब चलते चलते एक सवाल बहुत प्यारा सा है, आपको देखकर कई युवा महिलाएं जो हैं वो राजनीति में आना चाहती हैं, तो उनके लिए एक लाइन का संदेश आप क्या देंगे? मैं बिल्कुल कहूंगी, इस देश का जो भविष्य है वो इस देश की आधी आबादी, खासतौर से हमारी युवा, हमारी पढ़ी लिखी बेटियों के साथ जुड़ा हुआ है। 33% आरक्षण पास है, लागू करने का दबाव बनाएंगे, और ये हमारी बेटियां विधानसभाओं और संसद में जिस दिन पहुंच जाएंगी, इस देश की राजनीति का जो अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर इसे लीड करने वाली एक बार फिर से इंदिरा गांधी की तरह इस देश की बेटियां होंगी, विश्वास है। और मुझे लगता है जिन बेटियों में हिम्मत है उन्हें आगे इसलिए आना होगा क्योंकि बहुत सी की हिम्मत टूट रही है, उनकी हिम्मत को बनाए रखने के लिए हमारी इन बेटियों को आगे आना जरूरी है। आज विनेश का फिर उदाहरण दे रही हूँ, अपनी लड़ाई लड़ती रही, लेकिन आज वो विधानसभा में विधायक हैं हरियाणा की। आज वो न्याय नहीं मांग रही, आज उनके हाथ में वो विधायक के तौर पे कलम है कि वो विधानसभा में खड़ी होकर कानून बना रही हैं और बेटियों को न्याय दिला रही है। तो ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिनकी इस देश की संसद, इस देश की विधानसभाएं, इस देश के हमारे बहुत से मंच हैं जो इंतजार कर रहे हैं। और मैं कहूंगी डरो मत, आगे बढ़ो। तो ये थी हमारे साथ फायर ब्रांड नेता कांग्रेस की अलका लांबा जी, जो बेटियों से कह रही हैं कि डरो मत, आगे बढ़ो, और वो बिहार में फिर से पहुंचने वाली हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।